आज शुरू करते हैं अध्याय दूसरा और अपना लेसन है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। इसके पहले हम भूमि, मृदा, जल के बारे में पढ़ चुके हैं। प्राकृतिक वनस्पति का भी एक हिस्सा हम देख चुके हैं। आज हम इसी अध्याय का एक पांचवा हिस्सा चर्चा करने जा रहे हैं और इस अध्याय में हम कुछ बातें समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात है प्राकृतिक वनस्पति का वितरण कैसा है, वनस्पति के मुख्य प्रकार क्या है, पत्तियां गिराने के आधार पर वनों के प्रकार क्या है, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण किस तरह से कर सकते हैं और कुछ क्रियाकलाप दिया गया है किताब में, उसको भी हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। और अध्याय में कुछ नए शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया है जिसका अर्थ के साथ हम उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। और यह प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन शीर्षक के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। जो वृद्धि होती है वहाँ उस इलाके में किस प्रकार का तापमान है, किस प्रकार की आर्द्रता है, इस पर वह निर्भर करती है। और वनस्पति के जो मुख्य प्रकार है वह 4 प्रकार है। वो 4 प्रकार हम कैसे कैसे हैं वो उसको हम विस्तार से देखेंगे। वन, घासतल, गुल्म और टुंड्रा। तो ये हो गए 4 प्रकार के वनस्पति के प्रकार। तो इसको हम विस्तार से देखते हैं। पहली बात करते हैं हम वन की। वन ऐसा इलाका होता है जैसे जिस इलाके में भारी वर्षा होती है और उस इलाके में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। और इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं जहाँ भारी मात्रा में जल की आपूर्ति होती है। लेकिन जैसे जैसे आर्द्रता कम होती जाती है कि वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उसकी सघनता भी कम होती जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष पाए जाते हैं और वहाँ घास उगते हैं जिससे विश्व के घास तलों का निर्माण होता है। घास तल तो सामान्य वर्षा वाले, जहाँ ना कम वर्षा होती है ना ज़्यादा वर्षा होती है, ऐसे इलाके में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास पाए जाते हैं और इस इलाके में विश्व के घास तल का निर्माण होता है। तीसरा प्रकार है गुल्म प्रकार का वन। कम वर्षा वाले इलाके में या शुष्क प्रदेश में जहां बारिश बहुत ही कम होती है, ऐसे इलाके में कांटे वाली झाड़ियां एवं गुल्म उगते हैं। और इस प्रकार के पौधों की जड़ें गहरी होती है और बाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए, बाष्पोत्सर्जन को होने वाली आर्द्रता की हानि को रोकने के लिए, उसको घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोम की तरह होती है। जैसे आपने कैक्टस देखे होंगे, कैक्टस जैसे जो वनस्पति है वो वनस्पति इस प्रकार के प्रदेशों में, इलाकों में पाई जाती है। और चौथा प्रकार है टुंड्रा वनस्पति। यह शीत ध्रुवीय प्रदेशों में जहां हमेशा इलाका बर्फ से ढका हुआ रहता है, ऐसे इलाके में जो वनस्पति पाई जाती है वो टुंड्रा वनस्पति के रूप में पाई जाती है। जैसे मतलब मॉस है और लाइकिन है, ये 2 प्रकार की वनस्पति या टुंड्रा प्रदेश में पाई जाती है। टुंड्रा वनस्पति हम कहेंगे इसको। तो ये हो गए हैं 4 प्रकार के वन, 4 प्रकार की वनस्पति है जिसमें वन, घासतल, गुल्म प्रकार की वनस्पति और टुंड्रा वनस्पति, ये 4 प्रकार के वनस्पति के मुख्य वर्ग हम देखे हैं। अगला मुद्दा है पत्तियां गिराने के आधार पर वनों के प्रकार। आपने कभी अपने आसपास के इलाके में देखे होंगे, अपने आसपास देखे होंगे, कुछ पेड़ होते हैं कि वो हमेशा सदा हरित दिखते हैं और कुछ पेड़ ऐसे होते हैं कि जो विशिष्ट ऋतु में अपनी पत्तियां गिराना शुरू कर देते हैं। तो ये देखिए, सदाहरित वन उन्हें कहते हैं जिन वनों के वृक्ष वर्ष के किसी भी ऋतु में अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते। ये क्या होता है कि जैसे मतलब कुछ पत्ते हैं जो पीले हो जाते हैं, वही गिरते हैं और उसके जगह तुरंत आ जाते हैं, मतलब एक साथ नहीं गिराते, इसको हम बोलेंगे। इसीलिए ये वन अपने को सदाहरित वन नजर आते हैं, सदाहरित पेड़ नजर आते हैं। लेकिन कुछ वन ऐसे होते हैं कि जो
वृक्ष बाष्पोत्सर्जन से होने वाली हानि को रोकने के लिए किसी विशेष ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ये वन विभिन्न अक्षांशों में इनकी स्थिति के आधार पर उष्णकटिबंधीय अथवा शीतोष्ण कटिबंधीय में वर्गीकृत होते हैं। और इस तरह से वृक्ष बाष्पोत्सर्जन को होने वाली हानि को रोकने के लिए ये विशिष्ट ऋतु में एक साथ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, पेड़ पूरे नंगे हो जाते हैं और इसीलिए हम पतझड़ शुरू हो गई ऐसे हम समझते हैं। तो ये हो गए पत्तियां गिराने के आधार पर वनों के दो प्रकार, एक है सदाहरित वन और दूसरा है पर्णपाती वन। सदाहरित एवरग्रीन फॉरेस्ट, पर्णपाती डेसिडियस फॉरेस्ट। जैसे कि हम जानते हैं वन हमारी संपदा है और उसकी सुरक्षा करना भी हमारी जिम्मेदारी होते हैं। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही पारितंत्र को भी सुरक्षित रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानवीय हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट होते जा रहे हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानवीय हस्तक्षेप, ये दो कारणों की वजह से पौधे और जंतुओं के जो प्राकृतिक आवास है, उनकी रहने की जगह है, वो नष्ट होती जा रही है, उनके आवास पर अतिक्रमण होते जा रहा है। और बहुत सी कुछ जातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न है और कुछ लुप्त होने के कगार पर है, एंडेंजर्ड स्पेसीज बोलते हैं। और ये होने के कारण है कि वनोन्मूलन, वनों को ज़्यादा काटना, मृदा अपरदन, भूमि का नुकसान होना, निर्माण कार्य ज़्यादा से ज़्यादा करना, दावानल मतलब जो जंगलों में आग लगती है वो होना, भूस्खलन होना। इसमें से कुछ मानव निर्मित कारक है और कुछ प्राकृतिक कारक है जो मिलकर इस महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन को बड़ी हानि पहुंचा रही है और इसीलिए ऐसे संसाधन लुप्त होने के कगार पर है। और भी एक कारण है मानव निर्मित शिकार करने की वजह से बहुत सारी जो प्राणियों की या जीव जंतु की जो प्रजातियां हैं, वो प्रजातियों की संख्या में तेजी से कमी आ रही है शिकार करने की वजह से। और इसीलिए इन वन्य प्रजातियों को बचाना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो हम अपने वन्य जीव और प्राकृतिक वनस्पतियों को हम किस तरह से बचा सकते हैं कि जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान बनाकर, वन्य जीव अभयारण्य बनाकर, जैवमंडल निश्चय जो डाइवर्सिटी के अनुसार हम अलग अलग प्रकार के प्राणी और वनस्पतियों को बचा के रखना, ठीक है। और हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए ये सभी उपक्रम किए जाते हैं। यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बनाए रहता है। अगर मतलब एक जाति की संख्या ज़्यादा है और दूसरी जाति की संख्या कम है तो इससे क्या होता है कि पर्यावरण में असंतुलन हो जाएगा। जैसे मतलब बाघों की संख्या अगर ज़्यादा हो गई और तो पर्यावरण का संतुलन नहीं रहेगा। अगर हिरण जैसे हर्बीवोरस प्राणियों की संख्या अगर ज़्यादा रहेगी उससे भी नुकसान हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है कि इन प्रजातियों, इन प्राणियों में संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए इनको बचाने के लिए प्रादेशिक स्तर पर, सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम जैसे कि सामाजिक वनीकरण, वन महोत्सव, ऐसे समारोह को प्रोत्साहित करना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी बात करते हैं कि बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने और उनके व्यापार के विरुद्ध कानून भी बनाए हैं और उसका पालन भी किया जाता है। लेकिन जागरूकता ना होने के कारण या कानून का डर ना होने के कारण बहुत सारे पशुओं की विभिन्न प्रजातियां नष्ट होती जा रही है, उनकी शिकार की जाती है। और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था बनाई गई है, जैसे मतलब CITES, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई है। इस संस्था के माध्यम से दुनिया में विभिन्न देशों में कितने प्रकार की पशु पक्षी है, जीव जंतु है, वनस्पति है, इसका लेखा जोखा किया जाता है। उसका रिपोर्ट भी बनाकर एनुअली उसको पब्लिश किया जाता है।
तो अपने पर्यावरण में पाए जाने वाले कुछ प्राणी हैं, जैसे मतलब ये अजगर है, ये वनों में पाया जाता है। तो अपने आपके जैसे स्कूल छात्र है, इन्होंने वनों पर बनाया गया एक कोलाज पेंटिंग है, जिसमें उनकी कल्पना उनकी कल्पना यहाँ नज़र आ रही है, किस तरह से हम ट्री पेड़ पौधों को, जंगलों को, वनस्पति पंस जीव जंतु को बचा सकते हैं, इसका संदेश दिया गया है यहाँ। और भी जैसे कि हम अगर पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं, तो जैसे सुनामी के पश्चात जिस तरह के से विनाश हो जाता है, उसका ये चित्र दिया गया है। जैसे कि ग्रेट निकोबार में वर्षा प्रचुर वन में क्षति हो गई है, जो सुनामी की वजह से। जंगलों में इस तरह से प्राणी पाए जाते हैं, जिसको ब्लैक बग कहा जाता है, काड़वीट। और भी एक मुद्दा दिया गया है यहाँ कि ये दावानल, दावानल यह एक बड़ी समस्या है, क्योंकि दावानल जो जंगलों में आग लगती है उसकी वजह से बहुत बड़ी हानि हो जाती है। और ये दावानल होने के कुछ कारण होते हैं, जिसको हम आगे देखते हैं। कि आपने देखे हैं कि जैसे समाचार पत्र अगर हम पढ़ते हैं, तो कुछ जंगलों में आग लगी है, ऐसी अपने को कभी कभी न्यूज़ पढ़ने को मिलती है, जिसको हम दावानल कहते हैं, जंगल को आग लगना। और इससे क्या होता है कि प्राणी और वनस्पति जात को बहुत ही नुकसान सहन करना पड़ता है। और ये जो दावानल होता है मुख्य रूप से 3 कारणों से होता है। पहला कारण है तड़ित झंझा के कारण प्राकृतिक अग्नि का लगना, जैसे कि मतलब कुछ पेड़ एक दूसरे को अगर घिसते हैं तो जिससे एक चिंगारी निकलती है, और ये चिंगारी अन्य सब सूखे हुए पत्तों पर या कचरे पर गिर जाती है, तो जिससे आग लग सकती है। दूसरी बात है लोगों की लापरवाही के कारण घास फूस में जनित ऊष्मा के कारण अग्नि का लगाना, जैसे कहीं भी आग लगा देने के कारण ये मानव निर्मित हो सकती है। और कभी कभी स्थानीय लोगों द्वारा किसी उद्देश्य से अग्नि लगाना, जैसे कि मतलब आपने कभी देखे होंगे स्थानीय लोग जैसे होते हैं अपने महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता का संकलन होता है। और इस संकलन के पहले और अच्छा खासा पत्ता होना चाहिए, इसीलिए तेंदू के जो पेड़ होते हैं उसको काटा जाता है। और काटने के बजाय वो लोग क्या करते हैं कि उसके लिए नए पौधे उगने चाहिए, उसके लिए वो जंगलों को आग लगा देते हैं। और कुछ समय के बाद वो जंगल जलने के बाद वो कुछ बचे हुए जो पौधे होते हैं उन पौधों को नई शाखाएं शुरू हो जाती है। तो ये इस तरह से तेंदुपत्ता को संकलन करने के पहले भी ये लोग अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए जंगल को आग लगा देते हैं। तो इसको नियंत्रण करने के लिए हम क्या सुझाव दे सकते हैं, ये सुझाव भी आपको यहाँ बताए गए हैं। जैसे शिक्षण द्वारा लोगों को अग्नि लगाने से रोकना, जिसके हानि क्या होती है, प्राणी जगत पर उसका क्या असर होता है, पर्यावरण पर उसका क्या असर होता है। क्योंकि जंगलों को आग लगाना मतलब अपनी जो प्राकृतिक संपदा है उसको नष्ट करना है। और दूसरी बात है परीक्षण बिंदुओं, निपुण भूमि चौकसी तथा संचार जाल के समन्वित जाल द्वारा अग्नि लगाने का शीघ्र पता लगाया जा सकता है। कि जैसे मतलब किसी जगह अगर कोई भी अगर आग लगती है तो उसकी तुरंत सूचना देने वाले यंत्र या सामग्री का इस्तेमाल करते हुए हम इस प्रकार से लगे हुए दावानल को रोक सकते हैं। तो ये हो गए कुछ दावानल को रोकने के लिए या नियंत्रण करने के लिए उपाय। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, उस शब्दों का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने इसके पहले पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, देखिए कि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक परितंत्रों की पारिस्थितिकी एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र, इसको हम क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय उद्यान बोलेंगे। और जैवमंडल, तो हमने इसके पहले जैवमंडल नीचे क्या होता है, जिसके हम बोलते हैं कि वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है, जिसे संरक्षण और विकास के लिए बीच संबंधों को प्रदर्शित करने के इरादे से इसको बनाया जाता है। और इस तरह से जैवमंडल निश्चय के तहत हम विभिन्न एक ही जगह विभिन्न प्रकार की वनस्पति या प्राणियों को रक्षित कर सकते हैं। तीसरा दिया गया है CITES, संकटग्रस्त वन्य प्राणी जात और वनस्पति जात में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संस्था है, ये परिपाटी है।
और ये संस्था क्या करती है, देखिए सरकारों देश मतलब दुनिया के जो सरकार होती है, दुनिया के जो देश होते हैं, इनके बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य यही है कि वन्य प्राणी और पौधों के नमूने के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। और मोटे तौर पर पशुओं की जो 5,000 जातियाँ और पौधों की 28,000 जातियाँ संरक्षित की गई है इस संस्था के माध्यम से, जैसे भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, आर्किड और एलो जैसे ऐसे कुछ उदाहरण हैं जिसकी इस संस्था के माध्यम से सुरक्षा के लिए कुछ प्रावधान या कुछ सुझाव बताए जाते हैं। तो ये हो गई CITES, जिसका लॉन्ग फॉर्म आपको इसके पहले के स्लाइड में बता चुके हैं। और इसके साथ ही हम इस अध्याय को यही समाप्त करते हैं और ये अध्याय के लिए हम यही रुकते हैं।